Hello everyone and welcome back to the English Hour. So literary criticism and theory के सीरीज में आज हमको पढ़ना है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. इसके पहले का जो मेरा वीडियो था वो था स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, जहां हमने साइंस के बारे में पढ़ा, सिग्निफाई और सिग्निफाइड के बारे में पढ़ा और स्ट्रक्चर्स की भी बात की. ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि क्यों थिंकर्स ने उस अप्रोच को चैलेंज किया और ये नई सोच दी जिसको नाम दिया गया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. अगर आपने स्ट्रक्चरलिज्म नहीं पढ़ा है अब तक तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इन अ बेटर वे. सो लेट्स स्टार्ट. थोड़ा हम स्ट्रक्चरलिज्म का रिकैप देख लेते हैं. स्ट्रक्चरलिज्म कहता था कि लैंग्वेज और कल्चर के पीछे कुछ स्टेबल सिस्टम होते हैं, राइट? एक स्ट्रक्चर होता है और इन सिस्टम से मीनिंग बनता है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से मीनिंग बनता है, किसी एक टेक्स्ट से या किसी एक वर्ड से नहीं बनता. ठीक है, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यही पूछता है, अगर हम इन सिस्टम्स को लेकर चलेंगे तो क्या मीनिंग सच में कभी एक जैसा रह सकता है? दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन, राइट? क्या बाइनरी ऑपोजिशंस जो है वो हमेशा सही रहेंगे? इसीलिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के टाइम फोकस जो है वो टेक्स्ट से बदलकर, टेक्स्ट से चेंज होकर और आगे बढ़कर प्ले पे आ गया, डिफरेंस पे आ गया और मेनली कॉन्टेक्स्ट पर आ गया. और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में रीडर को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली. स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था? टेक्स्ट पे फोकस था, टेक्स्ट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. बट देन द अटेंशन शिफ्टेड टू प्ले, डिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड मेनली ऑन द रीडर. What it did? It opened up the multiple possible readings. Now let us look at the history. So post-structuralism emerged in the late 1960s in France. ठीक है. So अगर आप देखेंगे ये एक ऐसी इंटेलेक्चुअल सिचुएशन थी जहाँ स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स दोनों ही इंस्टीट्यूशंस और पुरानी थियोरीज को सवाल कर रहे थे, स्ट्रक्चरलिज्म को सवाल कर रहे थे. ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म को कई लोग डिटर्मिनिस्टिक मानते थे. मतलब अगर मैं समझाने जाऊं तो हम बस सिस्टम देखते रहेंगे तो ह्यूमन एजेंसी और कॉन्ट्राडिक्शन से कंप्लीटली नजर हट जाएगी. ऐसा तब के थिंकर्स ने माना था स्ट्रक्चरलिज्म पर सवाल उठाते हुए. ठीक है, साथ ही फिलॉसफी और साइको एनालिसिस से आने वाले जो नए आइडियाज थे, वो नए आइडियाज जो लोग देते थे, उन्होंने भी थिंकर्स को एनकरेज किया कि वो लैंग्वेज और सब्जेक्टिविटी को नए तरीके से देखे. इसीलिए स्ट्रक्चरलिज्म को थोड़ा सा सप्रेस करते हुए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जन्म हुआ. अब हम स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ की डिफरेंसेस देखते हैं. अगर आप देखेंगे यहाँ आपके लिए एक सीधा कॉन्ट्रास्ट दिखता है. स्ट्रक्चरलिज्म मीनिंग को स्ट्रक्चर से जोड़ता है, ये एक तरह से स्टेबल बेस ढूंढता है. ठीक है, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि स्ट्रक्चर को भी हम शक से देख सकते हैं. ठीक है, मीनिंग हमेशा डिफर्ड होता है, एक वर्ड की वजह से दूसरे वर्ड का सेंस बनेगा और वो हमेशा चेंज होते रहेगा. समझा? स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो बाइनरी ऑपोजिशंस को एक्सेप्ट करता है. ये हमने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा था ऑलरेडी. ठीक है, जैसे मेल फीमेल हो गया, सिग्निफाई या सिग्निफाइड. जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म उन बाइनरीज को तोड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके बीच के ओवरलैप्स को हाईलाइट करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑथर का रोल सेंट्रल नहीं रहता, ऐसा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है. रीडर और कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट ह्यू है यहाँ पे. सो इन शॉर्ट, स्ट्रक्चरलिज्म सीक्स स्टेबल स्ट्रक्चर्स whereas पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म emphasizes instability. ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, याद रखिए. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म challenges binaries and shifts its focus from the author to the reader. ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा अच्छे से. आगे हम पढ़ते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कोर आइडिया. ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीनिंग जो है वो कभी फिक्स नहीं होता है. ठीक है, डेरिडा ने इसको डिफरेंस बोला. ये दो चीजों का प्ले है बेसिकली, डिफरेंस और डिफरल. डेरिडा ने ये जो न्यू वर्ड है डिफरेंस इसीलिए बनाया क्योंकि नॉर्मल डिफरेंस जो DIFFERENCE है वो सिर्फ फर्क को दिखाता है, राइट? दो चीजों के बीच के डिफरेंस को दिखाता है. लेकिन डेरिडा कहना चाहते थे कि मीनिंग हमेशा डिफर भी होता है. वो फर्क तो होता है, अलग तो होता है, लेकिन वो डिफर भी होता है, मतलब आगे पोस्टपोन होते जाता है. और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर डिफरेंस या डिफर अलग अलग ना लिख के दोनों को एक में मिला दिया और उसको कहा डिफरेंस, ए यूज किया.
ठीक है। सो अगर आपको यूजीसी नेट में अगर ये पूछते हैं तो आपको इसका आंसर अभी अच्छे से पता है कि वो डिफरेंस क्यों है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो डेरिडा ने कहा जब हम किसी वर्ड को समझते हैं हम उसे किसी और वर्ड से फर्क दिखाकर समझते हैं, पर वो फाइनल नहीं होता। ठीक है, इसको आप बाइनरी ऑपोजिशन से कंफ्यूज मत करना, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लो। होम एक स्टूडेंट के लिए कंफर्ट हो सकता है लेकिन एक माइग्रेंट वर्कर के लिए स्ट्रगल है। और उसी के साथ अगर हम रेफ्यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए एक लॉस है। ठीक है, सो इसी वजह से टेक्स्ट एक ही वक्त में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग्स रख सकता है, ये डेरिडा ने हमको क्लैरिफाई किया। सो इफ यू सी द को पॉइंट इज मीनिंग इज ऑलवेज डिफर्ड। Derrida's difference and language operates by differences rather than stable presences. So this yields a productive play of meanings. So हमने कोर आइडिया तो देख लिया जहां पे हमने डेरिडा का मेंशन देखा। तो अब हम डेरिडा के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, इसके आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन का मतलब तोड़ देना होता है, लेकिन रियल में ये एक रीडिंग मेथड है। हम किसी टेक्स्ट के अंदर की कॉन्ट्राडिक्शंस को निकालते हैं। सो डेरिडा का जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बताता है कि मीनिंग डीले और डिफरेंसेस से बनता है। डेरिडा ने बहुत सारे स्पेशल वर्ड्स का यूज किया ये बताने के लिए कि जो मीनिंग है कभी भी सिंपल या फिर फाइनल नहीं है। ऐसा ही एक वर्ड है ट्रेस, जिसका मतलब है कि हर साइन दूसरे साइंस का निशान रखता है, यानी कोई भी साइन अपने आप में फुल प्रेजेंस नहीं होता। ऐसे ही एक वर्ड अपोरिया का यूज किया उन्होंने, इसका मतलब है वो मोमेंट जब कोई टेक्स्ट खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करता नजर आता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। ये लाइन अच्छे से देखो। अगर हम बाइनरी देखें तो मास्टर वर्सेस फेट, राइट, तो इक्वेशन खुद ही ब्रेक हो जाती है क्योंकि फेट एक एक्सटर्नल फोर्स दिखता है। यानी मास्टर का जो ऑटोनॉमी है, मास्टर का जो एग्जिस्टेंस है, वो ही क्वेश्चन में आ जाती है। इसी तरह हम टेक्स्ट को एक स्टेबल मैसेज नहीं समझ सकते, मल्टीपल रीडिंग पॉसिबल है। ठीक है, सो डेरिडास प्रोसीजर वाज टू लोकेट बाइनरीज, एक्सपोज द इनस्टेबिलिटी, शो अपोरियाज, conclude that the text yields multiple undecidable meanings. So ये थी, आप कह सकते हैं, डेरिडा का प्रोसीजर और क्रोनोलॉजी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक है रोलन बार्थ्स, इनको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी आप नोट्स बना लीजिए। सो बार्थ्स ने कहा ऑथर की नीयत को हम फाइनल अथॉरिटी नहीं मान सकते। सो रोलन बार्थ्स ने 1967 में एक ऐसे लिखा था जिसका टाइटल था द डेथ ऑफ द ऑथर, और इसी से ये जो फ्रेज है बहुत पॉपुलर हुआ। सो द डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब ये नहीं है कि राइटर की जिंदगी ही खत्म हो जाए। ठीक है, बल्कि बार्थ्स ने ये कहा कि हम जब रीडिंग करते हैं रीडर अपना काम करेगा। टेक्स्ट का मतलब रीडर प्रोड्यूस करता है, राइटर प्रोड्यूस नहीं करता है। बार्थ्स ने राइटरली और रीडरली टेक्स्ट का कॉन्ट्रास्ट दिया। उन्होंने कहा कि टेक्स्ट कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें रीडर को खुद ही मीनिंग प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, किसी भी एड का हेडलाइन देख लीजिए। ठीक है, जैसे किसी कार की कार की एडवर्टीजमेंट देख लीजिए। एक मिडिल क्लास रीडर उसका एक अलग मीनिंग निकालेगा और एक लग्जरी कंज्यूमर उसका एक अलग मीनिंग निकालेगा, राइट। सो देखो, रीडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो एड का उसने क्या मीनिंग निकाला। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मे बी कहीं पे न्यूज़पेपर में किसी ने हेडलाइन लिख दिया होम इज वेयर अ हार्ट इज, और कुछ तो भी उसके नीचे लिख दिया। सो ऑथर्स मे हैव मेंट कंफर्ट। मे बी किसी रीडर को ये आयरॉनिक लगे, या फिर किसी रीडर को नॉस्टैल्जिक लगे, या फिर किसी रीडर को क्लास क्रिटिक लगे। ठीक है, सो ऑल एंड ऑल रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, और टेक्स्ट का मीनिंग एक नहीं है, बदलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। सो बेसिकली Roland Barthes says, don't ask what the author wanted. Ask what meanings the reader can create. So, Barthes' point was, once the text is produced, the reader's act of interpretation generates its meaning. Text is intertextual, a web of citations. So, all in all, this was Roland Barthes' the whole point. अब हम पढ़ते हैं मिशेल फुको के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, इसके भी आप नोट्स बना लीजिए।
सो फुको का सेंट्रल आइडिया ये है कि नॉलेज और पावर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हम भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं, राइट। जो चीज़ हम ट्रू मानते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि नहीं ये जो है वो सही है, वो सिर्फ न्यूट्रल नॉलेज नहीं होती है, वो सिर्फ सरफेस नॉलेज नहीं होती है, वो पावर रिलेशन से बनी होती है। यहाँ उन्होंने डिस्कोर्स के बारे में बात की। सो फुको के अकॉर्डिंग डिस्कोर्स जो है वो सिर्फ बातचीत नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें लैंग्वेज, नॉलेज और पावर तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी में क्या सच माना जाएगा और क्या झूठ माना जाएगा। ठीक है, सो ये जो है आप कह सकते हैं डिस्कोर्स जो है एक सेट ऑफ रूल है। फॉर एग्जांपल, मेडिकल डिस्कोर्स डिफाइन करता है कि कौन हेल्दी है और कौन पेशेंट है, राइट। लीगल डिस्कोर्स डिसाइड करता है कौन क्रिमिनल है, कौन इनोसेंट है। मतलब डिस्कोर्स हमेशा पावर और नॉलेज के रिलेशन में काम करता है। हाँ, फुको ने पेनोप्टिकॉन का एग्जाम्पल दिया। अगर आपको पेनोप्टिकॉन नहीं पता है क्या है, तो पेनोप्टिकॉन बेसिकली एक प्रिजन का डिजाइन था जो जेरेमी बेंथम ने बनाया था। सो यहाँ पे एक गोल बिल्डिंग थी जिसमें सेंटर में एक वॉच टावर होता था। प्रिजनर्स को पता नहीं होता था कि गार्ड उन्हें देख रहा है या फिर नहीं देख रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी थी कि गार्ड उन्हें कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो देख सकता है। सो इसी वजह से वो अपने आप डिसिप्लिन रहते थे। सो फुको ने पेनोप्टिकॉन का एग्जाम्पल देते हुए इसको एक मेटाफर बनाया और कहा कि मॉडर्न सोसाइटी भी ऐसे ही काम करती है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, हर जगह हमें मॉनिटर किया जाता है और हम खुद को कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा ऑब्जर्व हो रहे हैं। यानी पेनोप्टिकॉन एक सिंबल है कि पावर कैसे हमेशा छुप के हम सब पर निगरानी रखता है और देखता है हम सब किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि कोई आपको देख रहा है तो आप खुद ही अपने आप को डिसिप्लिन कर दोगे। आप कहीं से जा रहे हैं और आपको पता लगता है कि कोई आप पे वॉच रख रहा है तो आप अचानक से कॉन्शियस हो जाओगे, राइट। सो इसी का एग्जाम्पल दिया था फुको ने। इसी तरह जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, सो इनका जो डिस्कोर्स है वो बताता है क्या नॉर्मल है और क्या अबनॉर्मल है। वैसे ही टेक्स्ट का भी डिस्कोर्स होता है। तो जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़े तो ये सोचिए कौन सी डिस्कोर्सेस इस टेक्स्ट को शेप कर रही है। ठीक है, ये तीनों ही जो क्रिटिक्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप मैंने जितने भी पॉइंटर्स दिए हैं उसके हेल्प से आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब हम देखते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस को। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ज्यादा रिलेटिविस्ट हो सकता है। मतलब अगर सब कुछ मल्टीपल मीनिंग्स है तो फिर जज कैसे करेंगे, राइट। अगर हर चीज के 2-3 मीनिंग्स है तो हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को किस तरीके से जज कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि टेक्सचुअल प्ले से सोशल चेंज कितना पॉसिबल है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये था कि बहुत सारे टेक्स्ट और थियरीज बहुत ही डिफिकल्ट या फिर बहुत ही भारी लैंग्वेज में बने होते हैं जिससे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये जो थे ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ लिमिटेशंस थे। बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा कि भाई तुम्हारा जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थियरी है वो तो इन सब का जवाब ही नहीं दे रहा है, राइट। लेकिन इसके अगेंस्ट बोल सकते हैं या फिर इसके जवाब में कहा गया कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है और पावर रिलेशंस को एक्सपोज करता है। ये तो आपको अभी तक पता चल गया होगा, ठीक है। सो कुछ ऑल्टरनेटिव रीडिंग्स भी सिखाता है जिसको आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी। इसको आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। सो ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लिमिटेशंस है इसको साइको एनालिटिक थ्योरी के थ्रू कवर किया गया, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस लाए हैं जो इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल टाइम्स पूछे हैं, और ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लाए हैं जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वंस नहीं, ट्वाइस नहीं, मोर देन थ्राइस अपीयर हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो आप इन क्वेश्चंस को हाईली इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक, एक्सप्लेन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद एग्जांपल्स। Question number 2, discuss Derrida's concept of deconstruction with reference to texts. Question number 3, explain Barthes' Death of the Author and its implications for literary reading. Question number 3, discuss Foucault's idea of power, knowledge with examples from literature or social institutions. Question number 5, compare and contrast structuralism and post-structuralism. ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने देखा कि शॉर्ट आंसर्स में पूछा है, लॉन्ग लेंथ में नहीं पूछा है, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं।
सो टू समराइज, आज हमने देखा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब सिर्फ सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल गया, इस तरीके का नहीं है, बल्कि ये है कि ये एक मेथड भी है टेक्स्ट को नए तरीके से पढ़ने का। करेक्ट। सो डेरिडा, बार्ट्स और फुको से हमने सीखा कि कैसे मीनिंग ड्रिफ्ट करता है हमेशा, कैसे रीडर या इंस्टीट्यूशन मीनिंग को शेप करते हैं। एग्जाम के लिए हमेशा याद रखना, सबसे पहला आपका डेफिनेशन आएगा, उसके बाद में थियोरिस्ट का नाम, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल दे दीजिए, मिनी रीडिंग लिख लीजिए, उसके बाद में आप लिखेंगे कंक्लूजन। सो ये रहेगी आपके आंसर की क्रोनोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उसका पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ में क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, नोट्स अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने जितने भी MA इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स है उसके साथ में शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।